हाय स्टूडेंट, आप लोग अपने कक्षा का तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण जो है आप लोगों का सिलेबस तो हट चुका है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्वों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब रसायन विज्ञान है इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा तत्वों को वर्गीकरण में क्या करना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस लेसन से है, जो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इस लेसन में शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसको हम आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दिए। इस टॉपिक में देखिएगा, पहले आप लोगों को यह याद रखना है कि अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कुल 118 तत्व है जो पीरियोडिक टेबल है आवाज सारणी में रखी है। अब 118 तत्वों में ये देखना है कि जो 118 तत्व रखे गए हैं उनमें कितने आपके प्रकृति से मिलते हैं, कितने वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए। देखिए कि अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन 92 तत्व जो मुख्य प्रकृति में तथा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। 92 तत्व ऐसे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, या तो मुक्त रहेंगे या तो किस कहीं ना कहीं से जुड़कर रहते हैं। उसके अलावा शेष तत्व वैज्ञानिक विधियों द्वारा बनाए गए, जैसे लैब प्रयोग द्वारा लैब में जो प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके आधार पर शेष तत्वों को बनाया गया है। अब आगे देखिए, तत्वों के गुणों को याद रखने के लिए तत्वों को वर्गीकरण किया गया। क्योंकि वर्गीकरण क्यों किया गया, पहला प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई अगर आपसे पूछे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको बताना क्या है, तत्वों के गुणों को आसानी से याद रखना। इतना आसान नहीं था कि तत्वों के गुणों को हम आसानी से याद कर सकें, क्योंकि जैसे जो तत्वों की खोज होती चली गई उसके गुणों को याद रखना आसान नहीं रह गया, इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उनके गुणों को याद रखने के लिए उसको क्या किया गया था कि तत्वों के जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी। अब देखिए आगे बोला गया है वर्गीकरण का अर्थ। वर्गीकरण का अर्थ है समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। मतलब जो आपके तत्व हैं उसके भौतिक और रासायनिक गुण वाले, जिनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बराबर एक समान है, उनको क्या करना है, एक ही वर्ग में रखना है, उसको अलग वर्ग में नहीं रखना। जब एक ही गुण वाले एक वर्ग में रखे जाएंगे, किसी का गुण अगर याद रहेगा तो उसमें जितने भी आपको पाए जाएंगे सबका गुण आपको याद रहेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। अब आगे देखिएगा, वर्गीकरण सर्वप्रथम किए कौन थे। अगर कोई पूछ दे कि वर्गीकरण जो तत्वों को वर्गीकरण सर्वप्रथम कौन किए थे, क्या बताना है, सर्वप्रथम वर्जीलियस ने तत्वों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर, किस आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु दो वर्गों में विभाजित किया। वर्जीलियस जो है सर्वप्रथम वर्जीलियस तत्वों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किए हैं, पहला धातु दूसरा अधातु। अब आगे देखिएगा, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते थे, इसलिए वर्जीलियस के नियम को सही नहीं माना। क्योंकि जब वर्जीलियस क्या किए, अपना वर्गीकरण कर दिए धातु अधातु में, तो कुछ समय बाद ये लोग देखें कि कुछ ऐसे तत्व थे जिसमें धातु भी पाए जाते थे, अधातु भी पाए जाते थे। जब दोनों पाए जाएंगे तो ये बताइए, क्या जब दोनों गुण किसी एक तत्व में है, ना इसको धातु में रख पाएंगे ना ही अधातु में रख पाएंगे। इसीलिए बाद में कुछ समय बाद इनके जो नियम को क्या किया गया, गलत ठहरा दिया गया, सही नहीं माना गया। अब क्या हुआ कि जब इनके नियम को सही नहीं माना गया, तो फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी शोध करना शुरू कर दिया। देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्या देख रहे हैं,
तत्वों के वर्गीकरण में जो वैज्ञानिक भूमिका निभाए हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। नाम क्या है कि तत्वों के वर्गीकरण में जो वर्जीनियस थे उनके बाद तत्वों के वर्गीकरण में प्राउड 1815 में अपनी भूमिका निभाए, डोबेराइन 1829 में अपनी भूमिका निभाई है, ड्यूमा 1853 में, न्यूलैंड 1864 में, लोथर में 1869 में और 1869 में ही मेंडलीव जो है अपना आवर्त बनाया था 1869 में ही। और बाद में और आदि वैज्ञानिक अपना अपना कुछ न कुछ भूमिका निभाते चले गए, जिनमें से कुछ सब वैज्ञानिकों का नाम, कुछ वैज्ञानिकों का नाम हमें यहाँ पे देखिए लिख दिए। क्या है? प्राउड 1815, डोबेराइन 1829, ड्यूमा 1853, न्यूलैंड 1864, लोथर में 1869, मेंडलीव 1869 और बोर आदि जो वैज्ञानिक हैं वो क्या किए? अपना कुछ न कुछ मत, अपना कुछ न कुछ इसमें योगदान दिए। देखिए अब आगे बोला गया तत्वों के वर्गीकरण का विकास। तत्वों के वर्गीकरण का जो विकास है, थोड़ा जुकाम हो गया है, देखिएगा तत्वों के वर्गीकरण का विकास जो है आपके 6 स्टेप में होता है, 6 भागों में। पहला क्या है? प्राउड की संकल्पना। प्राउड जो अपनी संकल्पना दी थी 1818 में दी थी। डोबेराइन का ट्रिक नियम 1829 में मिला है। ड्यूमा की सजाती श्रेणी 1853 में मिली है। न्यूलैंड का अष्टक नियम 1864 में मिला है। लोथर मेयर का वक्र जो 1869 में है। मेंडलीव का आवर्त नियम 1800। ये 6 संकल्पनाएं आपको याद होनी चाहिए। इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, बस आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोग में तो क्या समझ में आ रहा है, क्या हमारे वीडियो कुछ कमी है, कुछ हमारी कमियां भी आप लोग बताते रहिए। क्योंकि अभी देखिए हम छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं अपने वीडियो को, अपने पास अभी इतना संसाधन नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आगे चल के कुछ और बड़ा करेंगे, आप लोगों को और भी फ्री क्लासेस देंगे। ऑनलाइन माध्यम से जितनी भी आप लोगों को पहुंच सकती है उतनी भी आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलती है। बस आप लोगों का सहयोग थोड़ा जरूरी है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए। अब देखिए बोला गया प्राउड की संकल्पना 1818 में। डोबेराइन का जो ट्रिक नियम है, डोबेराइन जो ट्रिक नियम दिए हैं 1829 में। ड्यूमा जो सजाती श्रेणी दी है 1853 में दी है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो दिए 1864 में दिए हैं। लोथर मेयर का वक्र जो लोथर मेयर जो वक्र का अपना सिद्धांत दिए हैं वो दिए 1869 में। उसी समय मेंडलीव जो एक आवर्त नियम दिए हैं जो 1869 में, जिसे हम मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मूल आवर्त सारणी का इसी मेंडलीव की आवर्त नियम को हम क्या कहते हैं? मूल आवर्त सारणी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब पहले हम विकास की पहले अवधारणा लेकर चल रहे हैं। तत्वों के वर्गीकरण की पहले अवधारणा प्राउड की संकल्पना। बोला गया प्राउड की संकल्पना। प्राउड की संकल्पना कैसे हुई, किस तरह से इसका पूरा विकास हम लोग समझा रहे हैं, पूरे इसके विकास को समझाएं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए। जो भी पूछना है डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। आप नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको जानकारी लेनी है उसका सोल्यूशन बताइए। देखिए क्या है प्राउड की संकल्पना में, क्या है प्राउड की संकल्पना कैसे हुई है, क्या धातु हुई है। डाल्टन का नाम आप लोग सुने हैं। डाल्टन ने 1808 में
अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया। डाल्टन क्या 1808 में अपने जो है परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया। तथा परमाणु भारों की एक अंतरिम सूची भी प्रस्तावित की थी। तो परमाणु भार की एक अंतरिम सूची की प्रस्तावित की थी, मतलब किस तत्व का परमाणु भार कितना है, कैसे क्या है, एक अंतरिम सूची बनाई थी डाल्टन। किस समय? 1808। फिर 1808 के बाद फिर क्या किया प्राउट ने? 1818 में। प्राउट ने कितने में? 1818 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की सूची का अध्ययन किया। मतलब जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत की जो सूची बनाए थे उसको ये पढ़े, समझे, उसके बारे में चर्चा की, एक्सपेरिमेंट की, उसको बहुत बारीकी से समझे और एक संकल्पना प्रस्तुत कर दी। और क्या की? अपनी एक संकल्पना बना दी, मतलब उनका जो परमाणु सिद्धांत था उस पर एक अपना विचार रखा कि हमारे विचार से क्या होना चाहिए। अब किस समय रखे? 1818 में। फिर क्या की? ये प्राउड जो अपनी संकल्पना में क्या बोले हैं, ये प्राउड के अनुसार था कि सभी तत्वों के परमाणु के अनुसार क्या हुआ? सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु भार के सरल गुणांक है, सरल गुणक है। ध्यान दीजिएगा, प्राउड के अनुसार सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक, मतलब जितने भी तत्व हैं उसका जो परमाणु भार होता है हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के परमाणु भार के क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? जितने भी तत्व हैं सबका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल क्या है? इससे परिणाम यह निकलता है कि सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। मतलब ये जो बताए हैं इन तत्व के परमाणु भार और हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरलगुणक हैं। उससे निष्कर्ष क्या निकल गया? निष्कर्ष यह निकल गया कि जितने भी तत्व हैं ये जो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने, जितने भी तत्व हैं सारे तत्व में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन का परमाणु है। इनके कथन से यह निष्कर्ष निकला है। फिर क्या हुआ? इस कथन से तत्वों के यथार्थ परमाणु भार याद करने की प्रेरणा मिली। मतलब इनका जो कथन था इससे यह प्रेरणा मिल गई, या और लोगों को प्रेरणा मिली कि जो है तत्वों के परमाणु जो यथार्थ परमाणु भार को हम ज्ञात कर सकते हैं, तत्वों का परमाणु भार को हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं इसका परमाणु भार कितना है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि अनेक तत्वों के परमाणु भार पूर्णांकों से बहुत भिन्न हैं। देखिएगा एक कमी मिल गई इनके लिए। कमी क्या मिल गई कि कुछ समय तक तो इनका कथन सही चलता रहा, सब लोग मानते रहे, लेकिन बाद में जब उसके आने वैज्ञानिक खोजबीन करने लगे, खोजबीन करने से यह पता चला कि जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु भार जो होता है, वो जो परमाणु भार है अन्य तत्व के जितने भी परमाणु भार हैं वो पूर्णांकों से बहुत भिन्न है। जो पूर्णांक होते हैं उससे बहुत भिन्न है, अलग है। लेकिन इनकी जो संकल्पना से यह तो पहली बार पता चल गया कि सभी तत्वों के परमाणु भार एक दूसरे से संबंधित, एक ही तो पता ही चल गया जितने तत्व हैं उसके परमाणु भार और पूर्णांक क्या है, एक दूसरे से लगे हुए, ये दूसरे से क्या है, लगे हुए। ये चीजें इनको पता चली कि ये तो निष्कर्ष हो गया कि जितने भी आपके तत्व के जो परमाणु भार हैं, जो भी परमाणु भार हैं वो क्या हैं, संबंधित हैं किससे, पूर्णांकों से। किससे संबंधित है, पूर्णांकों से संबंधित है। कोई ना कोई उनका रिलेशन पूर्णांकों से है। जिनका ये जो परमाणु भार है, जितने भी तत्व के परमाणु भार हैं उसका कुछ ना कुछ रिलेशन पूर्णांकों से। अब नेक्स्ट विकास की संकल्पना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का सहयोग से ही हम और मेहनत करेंगे। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों को
क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को सारी जो भी प्रॉब्लम है उसका निष्कर्ष हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को दूर करना। जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा देंगे जो आप लोगों को आगे भी काम देगा और आपके कोर्स में भी काम देगा, आगे से नहीं बच सकते।